अच्छा ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने देखा है कि आप लोगों के माइक जो है वो म्यूट हैं। मेरा ख्याल आप लोग इनको अनम्यूट कर सकोगे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो। तो ये कर लेते हैं कि मैं जो है पहले लेक्चर शुरू करता हूँ, फिर उसमें थोड़े टाइम बाद में स्टॉप करके क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको किसी को क्वेश्चन तो नहीं है, फिर आप उसको अनम्यूट करके पूछ सकोगे। ये मुझे एक्सपीरियंस है, फिर अक्सर सारे जब बोलना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर लेक्चर जो है इंटरप्ट होगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर। या लेक्चर करने से पहले अगर आप लोगों किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले अभी। सर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बस अगर चले सर तो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन। सर ये हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे अब, ग्रिफिथ्स और जैक्सन दोनों या सिर्फ ग्रिफिथ्स? ग्रिफिथ हो। अब देख लो, सिचुएशन ऐसी है कि उस तरीके से मैं शायद पढ़ा ना पाऊँ, तो बेहतर ये है कि हम लोग ग्रिफिथ फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो यस ज़्यादा सर। मेरी सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल ग्रिफिथ को ही होगी फॉलो करने की। अब आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। जी सर। सर अगर मेरे कोई ये एक क्वेश्चन, और बात करनी थी सर मैंने। एक मिनट। जियाद जियाद उसको हाँ जी। ग्रिफिथ ग्रिफिथ। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन है वो क्लियर हो गया, तो उसकी कोई असाइनमेंट वगैरह या उसको हम मतलब उसको खत्म ही कर लें, मतलब आज का हाँ लेक्चर वगैरह लेके या एक दो लेक्चर के बाद, ताकि हम उससे फेज से निकल जाएं, फिर हम मैग्नेटोस्टैटिक को ही पढ़ें। उसका जो भी यहाँ अपने एग्जाम लेना है या जिस तरह भी वो खत्म कर लें अगर हम उसको शुरू ठीक में ही। सही। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जरा डिस्कस कर लूँ। अभी हम थोड़े से इसमें हैं परेशान के एग्जाम पॉलिसीज क्या की जाए। मेरे जहन में असाइनमेंट था, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। थोड़ा सा मैं आ जाऊँ किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दूँ, फिर मैं आपको जल्दी इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, इनिशियल इसी हफ्ते क्लासेस में सर कंप्लीट इंशाल्लाह। हो जाए फिर देखते हैं सर, फिर बाद में ठीक सब है। करके। हाँ ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और कोई क्वेश्चन? नहीं बस ठीक नो है सर, सर। शुक्रिया सर। चलो सर। तो अब आप देख लो, यहाँ पे स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है ये सारे जो लेक्चर नोट्स हैं, ये ग्रिफिथ से बनाए हैं मैंने। ये 5th चैप्टर है इसका, ग्रिफिथ का। जैक्सन कोई पढ़ना चाहे तो वो भी 5th चैप्टर है इसका, मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स किसको कहते हैं? तो यहाँ कंपैरिजन में ये डेफिनेशन जो है इस बॉक्स में आप देख सकते हो। जैसे स्टेशनरी चार्जेस जो हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे, ठीक है, या उनकी मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, समथिंग एल्स, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है। इस तरीके से करंट्स होती हैं। करंट जो है वो अगर टाइम के साथ चेंज ना कर रही हो, जिनको स्टीडी करंट्स आप कह सकते हो, तो वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं, और इसको आप मैग्नेटोस्टैटिक्स कह सकते हो। तो या तो आप सोर्सेज की टर्म में इसको समझ सकते हो कि चार्ज टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, या करंट टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो। या आप इसको समझ सकते हो फील्ड्स की टर्म में कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो ये आपकी बन जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे ग्रिफिथ ने ये चीज़ लिखी हुई है कि बाय स्टेडी करंट आई मीन अ कंटिन्यूअस फ्लो दैट हैज़ बीन गोइंग फॉर एवर विदाउट चेंज और विदाउट चार्ज पाइलिंग अप एनीवेयर। तो वही है कि वो कहता है कि जो करंट का फ्लो है वो फॉर एवर चलता रहेगा, और उसकी मैग्नीट्यूड में यानी कि टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज होती है, टाइम करंट कम होती है, ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं चार्ज जो है वो कम या ज़्यादा होंगे, पाइल अप होगा। ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा वो काशनरी स्टेटमेंट है, वो है अबाउट पॉइंट चार्ज। तो कहता है नोटिस दैट अ पॉइंट चार्ज, मूविंग पॉइंट चार्ज कैन नॉट पॉसिबली कंस्टिट्यूट अ स्टेडी करंट। तो कहते हैं पॉइंट चार्ज जो है वो अगर मूव करता है तो करंट तो बनती है, लेकिन उसको आप स्टेडी करंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इफ इट इज हेयर वन इंस्टेंट इट्स गॉन द नेक्स्ट। एक इंस्टेंट पे वो यहाँ मौजूद है, दूसरे इंस्टेंट पे वो गायब हो गई है, तो वो फॉर एवर वाली सिचुएशन जो पहली डेफिनेशन में वो नहीं है। तो थोड़ा सा उसने काशनी कर दिया कि इस तरह की नहीं होगी, बल्कि एक कंटिन्यूस फ्लो है, चार्जेस की पूरी लाइन है। ठीक है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस की और फ्लो कर रही है, तो उसको हम करंट कहेंगे। और फ्लो वो यूनिफॉर्म है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो स्टैटिक्स आ जाएगी। तो इसमें जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमारा पहला लॉ था कूलम्स लॉ, यहाँ पे है बायोट सर्वेट लॉ। बायोट सर्वेट लॉ से मुतल्लिक आप देख लो यहाँ पे
1819 में ऑस्टेड जो था उसने ऑब्जर्व किया कि जो करंट गुजरती है वायर्स में से, ठीक है, वो इफेक्ट करती है आपके परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल। कंपास नीडल जो होती है वो अगर आप किसी वायर के करीब लाओ जिसमें से करंट गुजर रही है तो वो हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद इसमें मजीद एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए, और जिसमें सबसे पहले ये 1820 में बायोट और सर्वर जो थे, और उसके बाद एम्पेयर ने इसमें मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए और इस्टेब्लिश किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा है। और वो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर आप यहाँ पे देख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड जो है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, बी 1/r स्क्वायर के साथ वेरी करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, और लेकिन इसका बिहेवियर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो DL है लेंथ एलिमेंट, ये करंट का लूप बनाया हुआ है फिगर में। इसमें DL छोटा सा ये एलिमेंट है लेंथ का, और करंट I जो है वो फ्लो कर रही है। और ये R जो स्मॉल r है, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट जहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, जिसे जहाँ पे आप उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे ये लॉ दो तरीकों से देखो लिखा हुआ है। आप या तो करंट को भी वेक्टर बना सकते हो, यहाँ DL को बाहर निकाल दो, या फिर आप DL का वेक्टर बना सकते हो, करंट को निकाल सकते हो। यहाँ पे फिर जो DL को अगर आप वेक्टर बनाते हो तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि करंट की है, यानी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसी डायरेक्शन को यूज़ करते हुए आप DL लेंथ एलिमेंट को वेक्टर बना सकते हो। तो इंटीग्रेशन जो है वो इस लूप के ऊपर होगी। तो ये सिचुएशन है अगर आपके पास वायर्स हों, लीनियर करंट डेंसिटी हो, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। द इंटीग्रेशन इज अलोंग द करंट पाथ, ये मैंने बता दिया आपको, DL और ये सारी डेफिनेशन। तो करंट जो है अगर उसकी आप यूनिट्स को देखें तो वो असल में चार्ज पर यूनिट टाइम की सेंस लेती है, ठीक है। तो करंट को रफली आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, dQ/dt, ठीक है। अब करंट के साथ अगर मैं लेंथ एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि यहाँ पे एक तरीके से अपीयर हो रहा है बायोट सर्वेट लॉ में, करंट के साथ लेंथ एलिमेंट DL है, ठीक है। तो इधर भी मैंने DL को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। अब DL जो है वो आप DT के साथ मिला लो, DL/dt, और dQ को अलग कर लो। DL/dt जो है वो आपकी वेलोसिटी बन जाएगी एक तरह, ठीक है, और dQ आ गया साथ। और dQ जो है अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जैसा कि इस वायर में है तो उसको आप लिख सकते हो लैम्डा लैम्डा DL, लैम्डा DL लिख सकते हो आप। अब यहाँ से ये DL है और यहाँ पे ये DL है, तो करंट आप लिख सकते हो इस सिचुएशन में लैम्डा टाइम्स V। लैम्डा जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, V वेलोसिटी है उस चार्ज की किस तरीके से वो मूव कर रहा है। तो एक ये रफ सा मैंने आपको एस्टिमेट दिया है जिससे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी से बनी हुई करंट को आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको आप लीनियर करंट कह सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर लीनियर करंट है तो एक सरफेस करंट भी आप बना सकते हो। सरफेस करंट में क्या करना है आपने, जो बायोट सर्वेट लॉ में IDL है करंट और लेंथ एलिमेंट है, उसको रिप्लेस कर देना है, DL को रिप्लेस कर देना है DA से, एरिया से, और I करंट की जगह आपके पास आ जाएगा सरफेस करंट KDA, ठीक है। और जिस तरीके से अभी हमने ऊपर ये एस्टिमेट निकाला लीनियर करंट को वेलोसिटी की टर्म में, यहाँ पे फिर K जो है वो सिग्मा V बन जाएगा, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, करंट जो है सिग्मा V। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको आप लिख सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है DL/DL परपेंडिकुलर। तो DL परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में आप आराम से देख सकते हो, ये सरफेस करंट डेंसिटी है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं इस पे। तो ये जो इसकी फ्लो की डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर जो लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर लेंथ जो इसको रोकेगी इसको, ठीक है, इसके क्रॉस ये यहाँ बनाई हुई है, इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो करंट पर यूनिट लेंथ के इस डायरेक्शन में इतनी इतनी सी लेंथ में कितनी करंट फ्लो कर रही है, और ये DL क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है। इसी तरीके से आप बना सकते हो चार्ज डेंसिटी जो है, करंट चार्ज डेंसिटी वो किस तरह बनेगी, IDL बायोट सर्वेट लॉ में उसको आपने रिप्लेस करना है J D टाउ। डी टाउ जो है ये वॉल्यूम एलिमेंट है,
अब यहाँ पे जे जो है वो रो वी बन जाएगा। रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वी वेलोसिटी है उसकी, और वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे को आप लिख सकते हो डी करंट यानी डिवाइडेड बाय डी ए परपेंडिकुलर। और अब यहाँ पे एरिया परपेंडिकुलर है, और वो आप देख सकते हो इस फिगर में कि करंट अगर इस वॉल्यूम में फ्लो कर रही है तो ये छोटा सा एलिमेंट जो है इसके रास्ते में जो परपेंडिकुलर एरिया आएगा यानी डी ए परपेंडिकुलर, ये है यहाँ से मुराद। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम करंट डेंसिटी ये जो है इसके फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया है वो यहाँ पे यूज होगा। तो इस तरीके से आप बायोट-सावर्त लॉ सरफेस और वॉल्यूम करंट के लिए लिख सकते हो। यहाँ पे ये मैंने अब लिखा हुआ है, वहाँ पे आई डी एल की जगह आपने के डी ए कर दिया, आई डी एल की जगह कर दिया आपने जे डी टाउ। तो इस तरीके से बायोट-सावर्त लॉ आप लिख सकते हो लीनियर सरफेस और वॉल्यूम करंट डेंसिटी के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पे ग्रिफिथ में छोटी सी काइंड ऑफ डेरिवेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन की। ठीक है, वो मैंने वाइट की, बस आप लोगों को इसका आइडिया है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है कि अगर कहीं पे चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, किसी वॉल्यूम में, तो यकीनन वहाँ पे वो चार्ज फ्लो कर रहा है आउटसाइड दैट बाउंड्री या फिर इनसाइड। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो किसी भी जगह पे अगर चार्ज डेंसिटी में चेंज आ रही है टाइम के साथ, तो वो तभी आ सकती है जब वहाँ से करंट जो है या तो फ्लो करे आउटसाइड या इनसाइड, और वो उसको आप डिस्क्राइब करते हो डाइवर्जेंस ऑफ जे से। तो ये असल में स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप लोग अब इस तक अगर कोई क्वेश्चन है करो, फिर मैं आपको इस एग्जांपल बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर ये परपेंडिकुलर से क्या मुराद है? ये एरिया के परपेंडिकुलर और लेंथ के परपेंडिकुलर सर? एरिया परपेंडिकुलर, जी सर, ये एरिया और लेंथ जो परपेंडिकुलर आ रहा है डी हाँ ए पर। हाँ, ये जो है परपेंडिकुलर, मैंने जैसे पहले बताया, इस फिगर को अगर आप देखो उससे आपको समझ आ जाएगा कि करंट अगर फ्लो कर रही है ना, जी ठीक सर। है, करंट अगर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ये जो ब्लैक स्ट्रिप बनाई हुई है, जी तो इस सर। ब्लैक स्ट्रिप की कितनी विड्थ है, इसकी जो जी विड्थ है वो इसके फ्लो के परपेंडिकुलर है। तो इस विड्थ को जो हम परपेंडिकुलर लेंथ कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसकी ठीक। ज़्यादा प्रॉपर जो डेरिवेशन है वो मैंने स्किप किया, तो बस आपको आइडिया दे दिया कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक। ठीक, कि ठीक। एक सफेद, इसी तरीके से वॉल्यूम में भी यही है कि वॉल्यूम में एक करंट अगर फ्लो कर रही है तो वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, जी जो जी जिससे वो गुजरेगी जी परपेंडिकुलर एरिया जी वॉल्यूम करंट डेंसिटी का, उसको आप ये कह सकते हो डी ए परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ठीक। इस चीज की उस तरीके से हमें जरूरत ना पड़े इस डेफिनेशन की। ठीक। ये अक्सर जो है दूसरी जो ये वेलोसिटी की टर्म में डेफिनेशन है, ये इसकी अक्सर जरूरत पड़ जाती है। ठीक। थैंक यू। हाँ, और कोई क्वेश्चन? चलो फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम अब एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 5.5। अच्छा, इसमें है क्या है, इसमें फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अ डिस्टेंस s फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट I। तो ये करंट है यहाँ पे, और छोटा सा इसका पीस है, और इसमें जो है वो s डिस्टेंस पे हमने इससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें इसने बनाई हुई हैं ताकि आपको ये इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी समझ आ जाए। तो क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करनी होगी डी आई पे या डी एल पे, तो ये छोटा सा इसने एक एलिमेंट लेंथ का या करंट का बनाया हुआ है किसी भी जनरल पॉइंट पे। और ये जो है इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है पी, ये आर है, और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है परपेंडिकुलर पॉइंट से लेके डीएल तक का डिस्टेंस ये एल प्राइम इसने कहा है। एंगल बना दिया अल्फा, और ये एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा। अच्छा, इसने फिर ये भी बताया वायर सेगमेंट करंट है, तो ये थीटा 1 थीटा 2 है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये पहली जो फिगर है इसके हिसाब से हमने चलना है। तो बायोट-सावर्त लॉ में जो आपके पास एक चीज़ आती है वो क्रॉस प्रोडक्ट आता है डी आई प्राइम क्रॉस आर का।
ठीक है, ये डी आई है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आप लोगों को मेरी शक्ल भी नजर आ रही है? आपकी वीडियो जी ऑन सर है। नजर आ रहा है। छोटी सी, उसमें हाथ से समझ आ जाएगा आपको। ये करंट है डी आई और ये आर, ठीक है। जी तो अक्रॉस प्रोडक्ट में आप आराम से जो है राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, डी आई को रोटेट करो टुवर्ड्स आर, तो आप देख सकते हो कि आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन बन जाती है इसकी, ठीक है। डी आई प्राइम क्रॉस आर जी पॉइंट्स आउट ऑफ द पेज एंड हैज, ठीक है। इसको डी आई को आपने रोटेट करना है इस तरीके से, फिंगर्स को अपनी राइट हैंड रूल से इधर, तो आपका जो थंब है वो बता देगा आउट ऑफ द पेज। एंड हैज द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एंगल, इसकी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की 1 है, डीएल की मैग्नीट्यूड डीएल प्राइम, और दोनों के दरमियान एंगल जो है वो अल्फा है। अब अल्फा एंगल जो है तो आप ये वाला एंगल बना सकते हो, वो पाई माइनस अल्फा बन जाएगा, और फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हो थीटा वाले एंगल में, कि थीटा प्लस दिस एंगल प्लस 90 जो है वो आपका 180 बन जाता है। तो इस तरीके से साइन अल्फा जो है वो आपका कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इस एंगल को आपने इस एंगल में कन्वर्ट करना है, तो डीएल प्राइम साइन अल्फा बन जाता है डीएल प्राइम कॉस थीटा। इसके बाद जो एल प्राइम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ एल प्राइम है, इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हो, ये बन जाएगी एस और थीटा की टर्म में, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो टेंजेंट थीटा होता है। तो एल प्राइम इक्वल्स टू एस टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो फिर ये आगे वाली चीज़ भी आपको, और इसको अगर आप इसका डिफरेंशियल ले लो, एल प्राइम इक्वल्स टू एस साइन थीटा, एस जो है वो कांस्टेंट है, जैसे जैसे एल चेंज होगा एल प्राइम चेंज होगा, उसी तरीके से थीटा चेंज होगा। तो इसका डेरिवेटिव ले लो अगर आप, तो डी एल प्राइम जो है वो बन जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव 1/cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये डी थीटा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल को चेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब एस को हमने लिख लिया आर कॉस थीटा, ये भी आप फिगर से देख सकते हो, एस और आर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज और बेस कह लो, इसको आप मिलाते हो तो ये कॉस थीटा जो बन जाता है, एस इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप ये ठीक है। और 1/r स्क्वायर जो है, जो इनवर्स स्क्वायर ला है बायट सबरेट ला में 1/r स्क्वायर, तो वो आप r को रिप्लेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एस एंड कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर एस स्क्वायर। तो अब ये दो वैल्यूज आपके पास हैं, डीएल प्राइम वाली, ये वाली, और ये तीन इक्वेशंस, इनको यूज करते हो आप बायोट सेवरेट लॉ में, तो आपके पास ये बन जाता है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये वाला फैक्टर 1/r स्क्वायर से आ गया, ये वाला फैक्टर आपका डी एल प्राइम से आ गया, और ये वाला फैक्टर आपका साइन अल्फा या कॉस थीटा की वजह से आ गए, तीन फैक्टर। इंटीग्रेशन आपने अभी रखी हुई है फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है। θ1 वो एक एंड है उसका, और θ2 दूसरा एंड है, जिसको आप फिगर में देख सकते हो। लेट्स से कि आपकी जो वायर का सेगमेंट है वो इतना सा है, ठीक है। तो फिर ये वाला एंड जो एंगल बना रहा है वो θ1 है, और ये जो एंगल बना रहा है ये θ2 है। अब ये जो θ1 है ये हो सकता है कि यहाँ पे हो, तो आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके ऊपर क्या है, यानी, ठीक है। तो θ1 यहाँ पे हो सकता है इस तरीके से, यानी θ1 जो है वो 0 हो जाएगा, और θ2 की कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि θ2 जो है वो क्या हो, इन्फिनाइट हो। मतलब θ2 जो है वो अगर आपकी जो वायर सेगमेंट है ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो θ2 जो है वो बिल्कुल इस तरह करके जाके ऊपर 90 हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर आपके पास एक इन्फिनाइट वायर है जो कि यहाँ इस पॉइंट से शुरू हो रही है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के नीचे से शुरू हो रही है, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जा रही है, तो θ1 हो जाएगा 0 और θ2 हो जाएगा 90, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपकी वायर जो है वो इस तरफ से भी इन्फिनिटी पे है और दूसरी तरफ से भी इन्फिनिटी पे है, तो फिर θ1 जो है वो इधर से शुरू होगा, यहाँ से ये होगा -90, ठीक है, -90 0 और फिर +90, तो -90 से +90 की तरफ जाएगा अगर वायर जो है आपकी दोनों साइड पे इन्फिनिटी पे हो। तो इसमें सारे केसेस आ जाएंगे। तो इसने एक जनरल सी आपको सिचुएशन बता दी कि अगर जो है वो एंगल θ1 θ2 की टर्म में हो, तो आगे चल के हम ये सारे केसेस देखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो θ1 से θ2 की तरफ है,
ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ये यहाँ पे एस जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से कैंसिल, कॉस थीटा डी थीटा बन गया, और कॉस को इंटीग्रेट कर लो साइन थीटा आ जाता है, तो साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, तो ये मैंने वैसे ही की हुई है कैलकुलेशन। इसमें जो एक स्पेशल इंटरेस्टिंग केस है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, वो ये है कि इन द केस ऑफ एन इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अब इनफाइनाइट वायर में आप थीटा 1 जो है वो -90 हो जाएगा और थीटा 2 +90, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन जाएगी B इक्वल्स टू म्यू नॉट I/2πs। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप निकाल सकते हो मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके। और यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, आपको क्वेश्चन करना चाहते हो कर लो। सर ये साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कैसे? अच्छा, साइन अल्फा इक्वल्स टू ये कॉस जो है वो, अच्छा इसको वैसे तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल है यानी कॉस ऑफ थीटा जो है, जो यहाँ पे एंगल होगा वो उसका साइन ऑफ दिस एंगल बन जाएगा। ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये पाई माइनस अल्फा। ठीक है, पाई माइनस अल्फा है, तो साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा क्या होगा, साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा जो है वो साइन अल्फा बनेगा ये, कॉस या तो ये बस ये छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से देख सकोगे। और क्या इसका कोई आसान तरीका हो सकता है? चलो अभी मेरे ध्यान में कोई ज़्यादा इजी वे नहीं आ रहा, लेकिन ये बस यही है कि आप ये एंगल निकाल लो। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा सर कर दे, साइन 90 प्लस थीटा। थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, हाँ नहीं वो तो सही है। ठीक, ठीक है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ जो एंगल होता है उसका कॉस यहाँ के एंगल का साइन होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ का कॉस यहाँ का साइन जो है वो आप वैसे भी निकाल सकते हो, तीनों एंगल का सम जो है वो 180 है उससे भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ कॉस है तो उस थीटा को आप लिखोगे 180 माइनस 90 माइनस इस तरह करके जो वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल है इसका कॉस इसके साइन के बराबर होगा, और वो एंगल जो हमें पता है वो है पाई माइनस अल्फा। तो साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा आप देख लो वो क्या बनता है, साइन अल्फा बनता है कि नहीं। साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा ना, पाई माइनस अल्फा, साइन पाई माइनस अल्फा। साइन पाई माइनस अल्फा क्या बनेगा, कॉस अल्फा। जी सर। अच्छा, साइन पाई माइनस अल्फा, देखो साइन पाई माइनस अल्फा में साइन पाई कॉस अल्फा आएगा, साइन पाई जो है वो 0 होता है, फिर कॉस जी पाई और सर। साइन अल्फा आएगा, वो बचेगा यानी साइन अल्फा बचेगा। ठीक है, साइन आप देख लो प्लस का आ जाएगा आइडेंटिटी से। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की समझ आ गई कि एक छोटी सी एग्जांपल से एक और एग्जांपल भी आगे चल के करेंगे। उससे पहले जो है फोर्स की तरफ आते हैं। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फोर्स देखी थी F इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई, चार्ज और साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे भी करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो ये है कि डी एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी भी लिख सकते हो, डी आई क्रॉस बी भी लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है। वहाँ पे सिंपली जो है क्यू टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ये सारी चीज़ें जो ये फार्मूले हैं ये एम्पिरिकल बेस्ड हैं। जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू की तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वायर्स की वो भी सारी कैलकुलेट की, जिस तरीके से कूलम ने किया। तो इन्होंने फिर ये एम्पिरिकली ये फार्मूले ड्राइव किए। तो इन ठीक है, तो ये कहीं और से नहीं आ रहे, ये एक्सपेरिमेंट से आ रहे हैं फार्मूले। तो ये बिहेवियर उन्होंने देखा कि ये बिहेवियर हमें नज़र आता है। तो एफ इजिकल टू ये फार्मूला है इसका अब इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं एक एग्जांपल
पे अप्लाई करते हैं इसको। और एग्जांपल क्या है कि आपके पास दो इन्फिनाइट वायर्स हैं एक 1 है एक 2 है। जो वायर 1 है इसमें करंट I1 गुजर रही है, जो वायर 2 है इसमें करंट I2 गुजर रही है। और an example, let's find the force of attraction between the two long parallel wires, a distance d apart, दोनों के दरमियान distance d है, carrying currents I1 and I2। तो I1 करंट है और I2 करंट है। तो अब इनके दोनों के दरमियान अगर आपने फोर्स निकालनी है तो किसी एक के दरमियान भी निकाल सकते हैं। तो दोनों पे जो फोर्स ये एक दूसरे को लगाएंगे वो सेम ही होगी। तो इसमें आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एक की दूसरे पे, और फिर आप फोर्स निकाल सकते हो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। F जो है वो I dl क्रॉस B। तो इन इन्फिनाइट वायर की हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाली B इक्वल्स टू म्यू नॉट I1/2πt। तो अगर आप द फील्ड एट 2, अगर मैग्नेटिक फोर्स आप 2 पे निकालना चाहते हो तो आपको 1 की मैग्नेटिक फील्ड 2 पे चाहिए। तो फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2πt। ठीक है, एंड इट पॉइंट्स इनटू द पेज। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो यहाँ पे वो इनटू द पेज होगी। अब ये आप कैसे बता सकते हो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की, हमने उस पर मैंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन चलो मैं आपको एक थोड़ी सी आगे से चीज़ बता देता हूँ। वो है राइट हैंड थंब रूल। ये फिगर देख लें आप। ठीक है, तो इसमें जो आपका थंब है वो अगर रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो बताएंगी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इसको आपने याद रखना है। वायर 1 है, ये सीधी ऊपर जा रही है, इसमें करंट गुजर रही है, तो ये आपका थंब बन गया। और इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, वो सर्कल्स होंगे, जस्ट लाइक योर कर्ल्ड फिंगर्स जो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। जब आप ऐसे बनाओगे तो जो फिंगर आपकी कर्ल्ड होंगी उससे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो यहाँ पे इनटू द पेज बनेगी। ठीक है, तो आप अपना थंब जो है वो अलोंग I1 करते हो और मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स जो बनेंगे वो यहाँ पे आके I2 पे इनटू द पेज बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्शन फौरन से बता सकते हो राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए। तो सो दिस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन 2 directed towards 1, डायरेक्टेड टुवर्ड्स 1, यहाँ पे I के 1। फोर्स की डायरेक्शन हमें कैसे पता चले कि जो इस पे फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो वो आप बता सकते हो यहाँ पे B की डायरेक्शन, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन है ड्यू टू 1, ये इनटू द पेज है। और करंट की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। I2 अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 जो है वो इनटू द पेज है। तो अगर आप लोगों को मेरी नज़र आ रही है तस्वीर जो है, तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ये इनटू द लैपटॉप है आपकी जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब आपने मैग्नेटिक ठीक है, करंट को रोटेट करना है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट है, करंट को रोटेट करना है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब आप देखोगे वो टुवर्ड्स 1 बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से उसको क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। सो रोटेटिंग करंट I2 टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 जो कि इनटू द पेज है, आप देख सकते हो कि जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो टुवर्ड्स 1 बनेगी। ठीक है, और 1 बनेगी इसका मतलब है इस पे जो फोर्स लगेगी I1 की वो टुवर्ड्स 2 होगी, और जो 2 पे फोर्स लगेगी ड्यू टू 1 वो टुवर्ड्स 1 होगी। तो ये फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है। ये फौरन से आप इस राइट हैंड रूल को यूज़ कर सकते हो। ये इन जनरल राइट हैंड रूल यूज़ होता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे मैंने एक और आपको बताया हुआ है, वो आपको बताया है कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बताता है, और जो आपके फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो दो यूज़ जो है वो राइट हैंड रूल के मैंने आपको बता दिए।
इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम ये वैल्यू जो है ये पुट करते हैं, डायरेक्शन हमें पता चल गई, तो बस ये सारी जो ये आपका फोर्स है ये हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख लेते हैं, बस डायरेक्शंस का हमें पता चल गया। तो यहाँ पे आपकी करंट की मैग्नीट्यूड I2 आ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो आ जाएगी यहाँ पे ड्यू टू I1 म्यू नॉट I1/2πt, और ये सारी जो है क्वांटिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द करंट, तो सिर्फ लेंथ पे इंटीग्रेशन रह जाएगी। लेंथ पे इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको पता है कि लेंथ आपकी वो इन्फिनाइट है, तो वो मीनिंग लेस चीज़ है कि हम यहाँ इन्फिनिटी लिखें, तो बजाय फोर्स के हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ जितनी भी कोई लेंथ आएगी उसको डिवाइड कर देते हैं फोर्स से, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगी, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट चीज़ बन जाएगी। तो टोटल फोर्स नॉट सरप्राइजिंगली इज इन्फिनाइट बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज दिस, तो छोटा एफ लिख दिया यहाँ पे। तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 ओवर डी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये अक्सर जो है ये इसकी ज़रूरत पड़ जाती है आपको, छोटे मोटे टेस्ट जो हैं GRE वगैरह इस तरह के उनमें ये तो ये फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए कि एक करंट वायर की जो है स्ट्रेट करंट वायर की इन्फिनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और दो अगर जो है वो वायर्स हों सेम डायरेक्शन में तो इनके दरमियान फोर्स क्या होगी, इनके दरमियान फोर्स अट्रैक्टिव होगी। और अगर इनमें से किसी एक को आप ऑपोजिट कर देते हो तो यहाँ पे अगर प्लस साइन आया हुआ है वो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा उसके, यानी ऑपोजिट चीज आ जाएगी। तो ये अगर अट्रैक्टिव फोर्स थी तो वो रिपल्सिव बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर I1 ऊपर है I2 नीचे है तो ये रिपल्सिव बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर पैरेलल करंट वायर्स हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी। और यही बात यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, इफ द करंट्स आर एंटी पैरेलल वन अप वन डाउन द फोर्स इज रिपल्सिव, ठीक है। तो यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन करो कोई। सर ये जो ये जो अट्रैक्शन है ये रिपल्शन है इनके आपस में सर, इसकी क्या हाँ, रीजन है सर? इसकी रीजन तो वही बायोट सर्वेट लॉ, सारा कुछ वही चीज है इसके पीछे कि मैग्नेटिक जो फील्ड है और करंट है उनकी आपस में किस तरीके से फोर्स लगती है, बायोट सर्वेट लॉ और ये जो ऑब्जर्वेशन है एम्पिरिकल। तो मैं शायद आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया लेकिन ये है इसमें। सर मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब ये कि एक बार अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन तरफ होना सर। सर तो एक हाँ, में इनके मिड में जो है ना करंट, एक का डायरेक्शन इनवर्ड है एक का आउटवर्ड है सर। मिड में इनवर्ड आउटवर्ड है। जी सर, अगर दो वायर इनका एक ही सेम डायरेक्शन है तो अगर हम थंब रूल से देख लेना सर, तो एक का इनके मिड में एक का करंट अंदर की तरफ है और दूसरे का जो है ना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो अच्छा इनका अच्छा, आपस। ठीक है। अब राइट हैंड रूल की मदद से अगर आप देखते हो तो एक सेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बिल्कुल सेंटर में, आप जो कह रहे हो मैं समझ गया, वो जीरो हो रहा है, जी सर। ठीक है। जी। और अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एड अप हो जाएगा। एड अप हो तो जाएगा। ये भी शायद एक तरीका हो सकता है इसको देखने के लिए कि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स हो गया रिपल्सिव, तो दरमियान में अगर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रही है, ठीक है, जी सर। तो फिर ये इसमें, हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन चलो इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे कि इसका फोर्स से किस तरीके से आप बताओगे कि फोर्स जो है किस फ्रिक्शन होगा। डायरेक्शन में होगी। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि दोनों के दरमियान जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगी, इनका वेक्टर सम जो है वो कैंसिल होगा अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, और अगर अपोजिट है तो वो एड अप होगी, ज़्यादा होगी। और सर ये वायर को एक एक साइड पे पुश करेगा, इसका फोर्स का अट्रैक्शन का ये मतलब है ना सर कि दोनों वायर आपस में करीब आ रहे होते हैं, दो कंडक्टर जो है ना वो आपस में करीब आ हाँ रहे होते हैं। हाँ, तो मतलब अगर दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हो तुम कि वो कम हो जाती है, वो कम तो हो जाती है जी फिर सर, हाँ, तो दोनों फिर ये कैसे पुश करेगा। दोनों इस तरह आपस में इस तरह दोनों करीब आ जाते हैं ना सर, ऐसे आ जाएंगे। हाँ लेकिन वो सही बात है तुम्हारी, करीब आ जाते हैं लेकिन हम्म। किस चीज से तुम्हें पता चलेगा ये करीब आएंगे। यानी कोई ना कोई जी सर। पीछे ला होगा ना, ठीक है, मेरी बात जी समझ सर। रहे हो तुम। तो मैं जी वो सर समझ। वही ला कि अब यही जो चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर दो वायर्स के दरमियान तुमने कम कर दी है तो इसको
किसी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड जो लॉ है उनकी टर्म में डिस्क्राइब करो, तो वो मैंने ऊपर बता दिए, दो ही हैं। तो उनमें किस तरीके से बताओगे कि फोर्स जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे कम होगी या डायरेक्शन, तो कहीं पे तुम्हें जो ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या सम इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन यूज करनी पड़ेगी, जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, आगे चल के होगी, लेकिन उससे शायद भी एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, अभी तक जो देखो मैंने चीजें यूज किया ना, वो बिल्कुल वो इन्हीं लॉज को यूज किया, दोनों बायोट-सावर्त लॉ और फोर्स का जो लॉ है, ठीक। तो वो समझो कि वो ज्यादा फंडामेंटल चीज से ही बताया इसको। लेकिन हो सकता सर है कि अगर ये जो मैंने चीज बताई है ये थोड़ी ये सी अगर मैथमेटिकल लग रही हो। हाँ, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये स्टेडी करंट हो तो हम क्या, ये जो हमारी अगर में फोर्स पर यूनिट एरिया आई है, इसमें हम करंट I1 और करंट I2 को चार्ज की टर्म में अगर लिख के देखें तो ये बन सकता है, इसको हम चार्ज की टर्म में लिख सकते हैं, Q1/T और Q2/T लिख सकते बिल्कुल हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझो कि I1 जो है इसको आप लिख सकते हो Q1। चार्ज, यानी ठीक है, चार्ज इनटू वेलोसिटी। सही कह रहा हूँ? नहीं, करंट क्या थी हमारी, लैम्डा, लैम्डा वी ना। सर हाँ, मैंने तो लैम्डा। Q1/T लिखा है इसको और दूसरे को Q2/T लिखा है, उस तरह नहीं है सही अगर स्टेडी। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। जी सर। अच्छा, वो भी सही है, डी क्यू करके ना, डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू वन ओवर टी टी, इस तरह कर सकते हो। मैं अगर उसको लिखूँ, जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया था, उसमें क्या था, लीनियर करंट डेंसिटी, जो लीनियर करंट थी उसको आप लिख सकते हो लैम्डा वी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे आ जाएगा I1 के लिए लैम्डा वन वी कह सकते हो आप, और I2 के लिए लैम्डा टू वी कह सकते हो। ठीक है, या आप कह सकते हो दोनों के लैम्डा सेम है, V1 V2 डिफरेंट है। ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा कि करंट जो है वो, उसमें आप ऐसे उसे मॉडल करोगे जैसे चार्जेस जो है, लीनियर डेंसिटी के चार्जेस को आप दौड़ा रहे हो। ठीक है, आगे चल के ये एक प्रॉब्लम भी होगा, मैं डिस्कस करूंगा, इंटरेस्टिंग। तो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है जिसको आप v वेलोसिटी के साथ उड़ा रहे हो, या फिर दोनों की चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है और v स्पीड सेम है, या दोनों की जो है वो स्पीड जो है वो डिफरेंट है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, तो इनको यानी चार्ज की टर्म में आप लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेकिन क्योंकि चार्ज जो है पूरी लाइन में, फिर वो टोटल चार्ज लिखोगे तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो उस तरह। तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? चलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, हम अपना कोई क्वेश्चन बना लें। अच्छा देखो, ये दोनों वैसे ही मैं बना रहा हूँ, पता नहीं क्वेश्चन जो है सही है भी कि नहीं, तो सही नहीं भी है तब भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी करंट जो है दोनों पैरेलल हैं, अगर मैं इनको परपेंडिकुलर कर दूं, यस। ठीक है, एक यूं समझो I1 जो है वो ऊपर जा रही है, और I2 जो है वो इनटू दी पेज जा रही है, या आउट ऑफ द पेज निकल रही है। तो कोई गैस शैस लगा सकते हो आप लोग, फोर्स का क्या बनेगा? सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी ना, फिर वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगी, तो उससे कुछ उसके फार्मूले से कोई चेंज हो हाँ, जाएगी राइट हैंड रूल लगाओ ना आप, देखो I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में थी, ना। इनटू द पेज। इनटू द पेज, और अब I2 की डायरेक्शन क्या है, वो भी इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज। तो करंट और आउट ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल हो गई, तो फोर्स क्या होगी? अट्रैक्टिव हो गई। नहीं नहीं, अट्रैक्टिव। नो, फोर्स ही जीरो होगी। ये नो देखो फोर्स फोर्स। का, हाँ, करंट का रिलेशन क्या है, फिर करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। परपेंड। यस सर। ठीक है, और अब मैंने क्या कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पैरेलल होगी, ये एंटी पैरेलल। तो जीरो इसका वन हो मतलब क्या है? जाएगी। इसका मतलब फोर्स क्या होगी? जीरो सर। जीरो। जीरो। जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से इस बात को देख लो आप,
कि I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I2 पे के पॉइंट पे इनटू द पेज है, ठीक है, और करंट को भी मैंने इनटू द पेज कर दिया या आउट ऑफ द पेज कर दिया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। I2 जो है वो B1 के पैरेलल हो गया या एंटी पैरेलल हो गया, तो फिर क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जी दोनों करंट जो हैं इनको मैं परपेंडिकुलर कर दूं तो ये एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगी, और ये सबूत है इस चीज़ का कि इसकी फोर्स की जो फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कूलम फोर्स के मुकाबले में, ठीक है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान जो है, ठीक है। तो I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल है I2 के लिए, और वो जो है वो इनटू द पेज है। अगर आप इस करंट को भी इनटू द पेज कर दोगे या आउट ऑफ द पेज कर दोगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, इसी तरीके से वाइस वर्सा। तो ये समझ आई ये बात आपको? जी अब हमें, ठीक है, अब हमें एक और चीज पता चल गई, पैरेलल एंटी पैरेलल में तो पता चल गया कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव होती है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो तो फिर फिर जीरो जीरो होता है, फोर। ठीक है। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन बनाना चाहो, ये मेरे ध्यान में एकदम से आया, मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, वरना फिर आगे चलते हैं। सर, अगर हम इनको 180 के एंगल पे रख दें, इसको I1 और I2 को, या L1 L2। चलो ये क्वेश्चन है कि अब इन दोनों को ऑपोजिट कर दें, ठीक है। अपोजिट कर दें। वो वही चीज है जैसे एंटी पैरेलल कर दिया आपने, हाँ वो तो एंटी। ठीक है, वो फिर रिपल्सिव बन जाएगी। सेम इफेक्ट ही है। हाँ, ठीक है, वो उस सिर्फ तरह ही बन। सिर्फ लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब ये हम इनको अगर एंटी पैरेलल नहीं, सॉरी, 180 पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इनकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो क्या पूरी सर फोर्स लगेगी, या सिर्फ जो एंड्स होंगे एक दूसरे के, ये आमने सामने इनके एंड्स बनेंगे, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, या पूरी वायर की फोर्स लगेगी? हाँ, पूरी वायर की फोर्स जो है दूसरी पूरी वायर पे लगती है, ठीक है। ठीक पूरी, ठीक क्योंकि हमने इंटीग्रेशन जो की है वो पूरी वायर पे की है, ठीक है। ठीक है। तो वो उस वजह से पूरी वायर पे जो फोर्स लगेगी वो इन्फिनाइट हो जाएगी, क्योंकि हमारी एजम्पशन है कि ये वायर्स जो है इन्फिनाइट है, जो कि रियल सिचुएशन नहीं है। तो उसको हम डिवाइड करके फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ की सेंस लेते हैं कि इतनी लेंथ में कितनी लगेगी, ठीक है। और दूसरी जो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी भी हमने मैग्नेटिक फील्ड पूरी वायर के हिसाब से निकाली है, इन्फिनाइट वायर की हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, तो इसलिए यहाँ पे पूरी वायर कंसिडर हो रही है। ठीक है सर। चलो सही है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि वो जो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, आई डी एल क्रॉस बी, इसमें आई डी एल को अगर आप लिख लेते हो बी डी क्यू में, जो कि मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था, तो आपका ये फार्मूला ये बन जाता है, बी क्रॉस बी डी क्यू बन जाता है, ठीक है। तो ये एक और फॉर्म है इसकी। अब यकीनन अगर आपके पास चार्ज है जो कि मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, तो वहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड ये वगैरह इस तरह की चीज़ जनरेट होगी। ना सिर्फ ये जनरेट होगी बल्कि वहाँ पे लाजमी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, ठीक है। और चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो है क्यू ई जो है, ठीक है, उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो क्यू ई होगी। तो दोनों फोर्सेस लिखना ज़रूरी है। तो इसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स लॉ, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस पी। कोई एक पॉइंट चार्ज अगर वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस पे वी क्रॉस बी, ठीक है, उसकी वजह से जो फोर्स लग सकती है वी क्रॉस पी, और उसकी वजह से जो है वो फोर्स जो लग सकती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लग सकती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस पी। तो यहाँ नीचे जो थंब रूल था वो मैंने आपको बता दिया। जो वी क्रॉस बी वाला थंब रूल है वो भी बस राइट हैंड रूल से आप बना सकते हो कि अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है आपने, तो आप जो है v को b की डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। v यहाँ पे अपवर्ड है, b इंटू द पेज है, तो आप इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन बना सकते हो v क्रॉस b इस तरीके से, ठीक है। तो इस रूल को इस तरीके से, ऊपर जो है वो v की जगह आपके पास करंट थी, करंट को आप b की डायरेक्शन में रोटेट करते हो तब भी फोर्स यही बन जाएगी, या करंट क्या है असल में, चार्जेस की मोशन। तो असल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं
लेकिन हम लोग बाय कन्वेंशन लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की। तो खैर ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये बाय कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आपको पता है वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो मूव करते हैं और उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, ठीक। तो लेकिन हम क्या करते हैं, बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये करंट को डिफाइन कर देते हैं। तो करंट की डायरेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये वैसे मैंने आप लोगों को बता दी। तो वायर वन वायर टू, बहुत सारे तरीकों से आप इन दो वायर्स के दरमियान फोर्सेस को दे सकते हैं, वी क्रॉस बी के फार्मूले से या आई क्रॉस बी के फार्मूले से, ठीक है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और तो इनकी जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम होगी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और दूसरी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो इन दोनों की करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अगर दोनों की चार्जेस की डायरेक्शन जो है वो चार्जेस जो है अगर दोनों के सेम हैं तो करंट की डायरेक्शन सेम होगी। तो चार्जेस की वजह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के चार्जेस की का जो साइन है वो सेम होगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो क्या होगी, बताओगे आप लोग? सर क्वेश्चन सही समझ नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी दरमियान में इसलिए क्वेश्चन करूँ, पता चले कोई इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो ख़राब हो गया हो या माइक म्यूट कर गया हो, मैंने पूरा लेक्चर दे दिया बाद में पता चला। तो यहाँ पे मैंने कहा था आपको, ये जो करंट है लीनियर करंट, इसको हम लैम्डा बी की टर्म में भी समझ सकते हैं, जैसे चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं अपर डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का तो हमें पता चल गया कि अगर दोनों जो है वो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो तो इसके दरमियान मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव होती है। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इन दोनों के दरमियान वो क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव? F इजिकल टू क्यू ई है रिपल्सिव होनी वैसे, चाहिए। रिपल्सिव होनी चाहिए क्योंकि दोनों रिपल्सिव के पॉजिटिव चार्जेस है। सेम है, ठीक ठीक है। है। दोनों ठीक के है। चार्जेस सेम है तो रिपल्सिव होने चाहिए। तो अब जहन में लाजमी एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव है, तो दोनों का आपस में दंगल होगा, ठीक है। तो लाजमी ये क्वेश्चन आता है कौन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इससे मिलता है जो क्वेश्चन मैं आगे नीचे चल के करूँगा आप लोगों से डिस्कस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद आया वो, इस ग्रिफिथ ने डाला हुआ है। अच्छा, अब आगे चल के और थोड़ी सी कुछ डायग्राम्स देखते हैं। ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें समझ आ रहा है आप लोगों को कि क्या हो रहा है? अच्छा जी, इसके अंदर कुछ सिचुएशन ये है कि एक चार्ज है, ठीक है, वो वी वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्यू चार्ज है जो वी डायरेक्शन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये जी डायरेक्शन यानी कि इन टू द पेज है, इन टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज अपवर्ड है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो बी क्रॉस बी, आप राइट हैंड रूल से फौरन से देख सकते हो, वो टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगी। जब इस पे फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है तो ये थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा, फिर आप इस पे फोर्स निकाल सकते हो, फिर आप देखोगे फोर्स जो है वो थोड़ी सी इस डायरेक्शन में लगेगी, फिर करते 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 ये यहाँ पहुँच जाएगा। अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगी, तो वी क्रॉस बी आप देखोगे कि फोर्स जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से इस पूरे सर्कल में आप देख सकते हो कि ये जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड इसको मजबूर करेगी कि ये सर्कल में मूव करे, ठीक है। अगर इसके जो है इस चार्ज का कोई अलग से इंजन इसके अंदर नहीं लगा हुआ, ये खुद से ही मूव कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पे आ गया है, तो ये वी वेलोसिटी के साथ आता हो एकदम से इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको मूव करेगी, ठीक है, सर्कल्स में। तो चार्ज जो है वो मूव करेगा सर्कल में, तो इन मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस जो हैं वो सर्कल में मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वो चार्जेस को एक्सरेट या डी एक्सरेट करेगी, ठीक है। अगर अपोजिट होगी, ये दौड़ता हुआ आ रहा है, उसको रोकने की कोशिश करेगी,
और अगर उसी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको स्पीड अप करेगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस को सर्कल में मूव करती है। तो इस ऑब्जर्वेशन को लेके चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो ग्रिफिथ ने डिस्कस किया हुआ है, मैंने जस्ट इसकी डायग्राम यहाँ आपको दिखाई है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, क्यू चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपर डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है, एक्स डायरेक्शन में आउट ऑफ द पेज, इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में। पॉइंट चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है। जब अगर पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड जीरो है, ठीक है। v जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगी लॉरेंस फोर्स लॉ की वजह से, क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और वो लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब फोर्स लगेगी तो ये रेस्ट से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू होगा। जैसे इसके पास नॉन जीरो वेलोसिटी आएगी, लेट से अपर डायरेक्शन में, v अगर ऊपर है और b जो है वो आउट ऑफ द पेज है, तो v क्रॉस b में आप देख सकते हो कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाना शुरू कर देगा, ठीक है, एक सर्कल में टुवर्ड्स राइट। तो फिर ये एक सर्कल में मूव करेगा, वो सर्कल तो नहीं परफेक्ट बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे। तो जब करते करते ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये यहाँ पे थोड़े से इंस्टेंट के लिए रुक जाएगा। इस पॉइंट पे कोई मुझे बता सकता है कि इस पॉइंट पे रुक क्यों जाएगा, सर्कल कंप्लीट क्यों नहीं करेगा ए पॉइंट पे? क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। पॉइंट चार्ज है, रेस्ट पे था, मैग्नेटिक फोर्स उस पे जीरो थी, इलेक्ट्रिक फोर्स ने उसे ऊपर की तरफ चलने पे मजबूर किया, और फिर आपने v क्रॉस b से देखा कि जब उसके पास नॉन जीरो वेलोसिटी आ गई तो फोर्स उसकी टुवर्ड्स राइट लगी, तो उसने टर्न लिया। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वंस द पार्टिकल इज मूविंग तो उसको कोशिश करती है सर्कल में मूव करने की, जैसे कि हमने ऊपर बताया। तो अब इस सर्कल में मूव करने के बजाय आधा सर्कल तकरीबन इसने मुकम्मल किया, यहाँ आके रुक गया है। तो यहाँ क्यों रुक गया, नीचे क्यों नहीं गया ये? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है सिर्फ। हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, और समहाउ इस पॉइंट पे आके जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वो इस तरीके से बैलेंस हो गई हैं कि अब ये विन कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ पे लाके इसने रोक दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड विन करके इसने फिर इसे ऊपर की तरफ चलने पे मजबूर किया। जैसे ऊपर पर चलने में मजबूर किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने इसको सर्कल में घुमाने की कोशिश की, और फिर इसको जब नीचे लेके आना, अब जब इस पार्ट पे आता है ये फिर अपोजिट डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, ये जो हाफ पार्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डी एक्सलरेट करेगी, करते करते डी एक्सलरेट करते हुए तो यहाँ पे आके इसको बिल्कुल रोक दिया, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इस पॉइंट पे रुके, ये भी हो सकता है कि यूं करके भी जाए, ठीक है। तो ये मोशन इसकी बन सकती है, तो इस मोशन को कहते हैं साइक्लाइड मोशन। इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल को आप छोड़ देते हो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी मोशन क्या होती है, इसकी मोशन साइक्लाइड मोशन होती है, और ये साइक्लाइड जो है ये पाथ मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कहीं पूछ ले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसमें एक पॉइंट चार्ज रख दिया जाए तो क्या करेगा, तो आपने बताना है कि वो इस तरीके से मूव करेगा, उस पर फोर्सेस जो हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी, और उसकी जो पाथ होगा वो साइक्लाइड होगा, उसको साइक्लाइड मोशन कहते हैं, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क। अब ये एक स्टेटमेंट जो है वो इसने लिखी है ग्रिफिथ ने, ठीक है, जो मैं अपने टाइम पढ़ता था मुझे भी ये बड़ी मज़े की लगती थी। कहता है कि मैग्नेटिक फोर्सेस कोई काम नहीं करती। कैसे? कहता है फॉर इफ क्यू मूव्स एन अमाउंट डी एल इक्वल्स टू वी डी टी द वर्क डन इज, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डी एल डिस्टेंस उसने मूव किया है पॉइंट चार्ज ने, और फोर्स जो है वो सिर्फ प्योरली मैग्नेटिक है, और फोर्स हमें पता है वो है क्यू वी क्रॉस बी,
और dl डिस्टेंस अगर मूव कर रहा है चार्ज तो उसको आप लिख सकते हो v dt। तो ये v dt आ गया। और अब आप देखो यहाँ पे क्रॉस, ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। और इसमें दो वेक्टर जो है वो सेम है, v v, ठीक है। जब दो वेक्टर सेम है तो ये मैथमेटिकली ये चीज़ जीरो हो जाती है। इसको थोड़ा सा और फिजिकली भी आप देख सकते हो, दिस फॉलोस बिकॉज v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू v। जो फोर्स लग रही है वो मोशन या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। जब फोर्स जो है वो मोशन या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो वो वर्क डन नहीं करती, ठीक है, तो वो वर्क डन नहीं करती। तो इस वजह से v क्रॉस b डॉट b जो है वो जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट मूव, ठीक। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट मूव, इसमें अब मुझे नहीं पता नए एडिशन जो है इसमें ग्रिफिथ ने ये क्वेश्चन किया है कि नहीं किया। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी भी अक्सर जो हम लोग उसको डिस्कस करते रहते हैं, और ग्रिफिथ ने शायद उसका जवाब भी दिया हुआ है। तो उसने कहा अच्छा अगर मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो वर्क नहीं करती तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े मैग्नेट जो होते हैं उससे ये लोग जो हैं जंक यार्ड में जो गाड़ियाँ होती हैं उसको उठाते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें आप मैग्नेट से उठा सकते हो, तो वहाँ तो आप क्लियरली देख रहे हो कि वर्क डन हो रहा है, सही है। तो ये क्या, और वहाँ पे यकीनन मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेट से एक दूसरे मैग्नेट को उठा लेता है अगर आप इस तरह करके देखो। तो यहाँ पे क्या चक्कर है, तो ये मैं क्वेश्चन जो है आप लोगों के यहाँ पे मैंने कर दिया, आप लोग भी इस पे सोचना और इससे रेलेवेंट चीज़ें पढ़ना कि मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क, उसका जो फंडामेंटल लॉ है उससे हमने देख लिया कि क्यों नहीं काम करता, ठीक है। तो वहाँ पे दो वेक्टर जो है वो सेम हो जाते हैं, या आप कह लो कि फोर्स जो है वो पेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस वजह से फंडामेंटली जो है हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क, लेकिन इफेक्टिवली मैग्नेट्स के दरमियान हम देखते हैं कि वो चीज़ों को उठाने में काम करता है और इस तरीके की चीज़ें। तो वहाँ पे इट अपीयर्स के मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो वर्क कर रही हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसपे आप लोग देखना और पढ़ना, और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसी तरीके से जो है। हाँ जी। सर हम इसको ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क इन केस ऑफ मूविंग चार्जेस या इन केस ऑफ चार्जेस करंट्स, जब वो व्हीकल्स की हाँ बात जिस तरह मैग्नेटिक आप कह रहे फोर्सेस हैं जो है वो, फोर्सेस। हाँ मैग्नेटिक फोर्सेस होती ही मूविंग चार्जेस या करंट्स की वजह से, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि जो मैग्नेट्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वजह से नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। उसमें भी फंडामेंटल लेवल पे करंट्स ही हैं, ठीक है। उसका जो फंडामेंटल लेवल पे आप मैग्नेट्स किस तरह बनते हैं उसको अगर आप देखोगे, शायद आगे चल के मैं बताता हूँ फिर आप लोगों को, उसके अंदर भी करंट्स ही हैं। जी सर। हाँ ठीक है। जाफरी साहब तो भी कोई पढ़ रहा है कोर्स? नो सर। हाँ बस वो है मैग्नेटिज्म के एक्सपर्ट, उनसे फिर आप लोग करना है क्वेश्चन। अच्छा अब एक एग्जांपल हमने किया इनफिनाइट वायर की, अब हम करते हैं एक और सिंपल एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन जो है वो है लूप की, ठीक है। एक करंट लूप है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। ये आपके पास नीचे वाला जो लूप है ये करंट लूप है, और इसके सेंटर से एक आप समझ लो एक एक्सिस पास कर रहा है, और उसके किसी भी डिस्टेंस जी डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अ डिस्टेंस जी अबव द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर विच कैरीज अ स्टेडी करंट। अभी तक करंट की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, या तो स्टेडी करंट है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसमें बायोट-सावर्ट लॉ ही है, और उसको आप देख लो किस तरीके से। ये आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एल प्राइम, और यहाँ इस एलिमेंट करंट एलिमेंट से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो इस पॉइंट पे विच इज जी डिस्टेंस अबव द सेंटर। तो ये डिस्टेंस आपका आर वेक्टर हो गया। तो अब आपने फिंगर्स के जरिए मैग्नेटिक फील्ड बनानी है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, डी एल आई, ठीक है। अब ये सारी आपकी विजुअलाइजेशन है कि आप ये बना पाते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वो नज़र आ रही है वीडियो, तो कुछ सिचुएशन ऐसी सी है, ठीक है। ये सर लूप आप बना हुआ है। सर आप वीडियो ऑन कर दे सर, आपका वीडियो ऑफ। हाँ ये मैं पूछूं कि वीडियो मेरा ऑन है कि नहीं, नहीं कैसे ऑफ ऑन है होगा? सर।
बस सर ये वीडियो का वो दिया हुआ है, टर्न कैमरा ऑन, इसके साथ लगा हुआ है। टर्न कैमरा ऑन सर, इसके साथ ये लगा हुआ है, म्यूट के साथ इसके करीब अच्छा वीडियो मुझे का। सर आने आने नजर आ रहे हैं। हाँ ना, छोटी सी पिक्चर नजर आ रही होगी ना, तो मैं शेयरिंग ये हटाता हूँ तो अब नजर, अब आ रही है सही? अब आ सर गए। अभी ठीक है। ठीक। अब ये आप देख सकते हो, इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, जी इनमें से एक जो है वो आपकी आर डायरेक्शन है, और एक जो है करंट की। तो इसके आप क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोगे करंट का रिस्पेक्ट टू आर जो है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। सही है। अब इसको घुमाते जाओ तो आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक कोन की शक्ल में बनेगी तमाम एलिमेंट्स की। तो इसको दोबारा से शेयरिंग से, ये ऊपर इसने बनाई हुई है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, बायोट सेवरल लॉ में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है डी एल का और आर का। इसको और आप फिंगर्स के जरिए रोटेट करो तो आप फौरन से देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगी। और जैसे जैसे करंट मूव करती जाएगी, ठीक है, करंट एलिमेंट ये, तो मैग्नेटिक फील्ड एक मूव करेगी इन, ठीक है, इन कोन जो है, इन शेप ऑफ अ कोन ये। और इस कोन का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक, जो एंगल यहाँ पे है इसका, ये थीटा जो है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। इसको देखने का ये तरीका है कि दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है वो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होता है। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा आपका, ये इस लाइन के दरमियान बन रहा है और इस आर के दरमियान। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर के दरमियान ये एंगल बन रहा है। तो अब इस कैपिटल आर के परपेंडिकुलर जो लाइन है ये जी वाली लाइन है, जिसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ये बी बनाई हुई है इसने। और इस स्मॉल आर वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये डी बी है। ठीक है, तो ये जी और डी बी के दरमियान भी वही एंगल होगा, ठीक है, जो यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये एंगल मैंने आपको समझा दिया, इसकी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ये इस कोन में है तो इन तमाम मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम अगर आप करते हो तो आप देख सकते हो कि जो इसके वो कंपोनेंट्स होंगे जो परपेंडिकुलर टू जी डायरेक्शन होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। एक यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है तो एक उसके अपोजिट भी आएगा, एक उधर आएगा पीछे की तरफ, तो एक आगे की तरफ भी आएगा। तो जबकि दूसरा कंपोनेंट जो इस डी बी का अलोंग द जी एक्सिस होगा वो सारे ऐड होंगे क्योंकि वो सबकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू जी डायरेक्शन है वो सारे बिल्कुल एक सर्कल की तरह में फैले हुए होंगे, और वो हर एक के ऑपोजिट एक ना एक आपको पीस मिल जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और सिर्फ आपके पास जो चीज़ बचेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो अलोंग द जी एक्सिस बचेगी। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए इसको आप मैथमेटिकली भी जो है वो लेके चल सकते हो। ठीक है, आपको नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, तो आप इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हो, परपेंडिकुलर टू जी एक्सिस और अलोंग द जी एक्सिस। आप देखोगे कि उसकी कंट्रीब्यूशन जो परपेंडिकुलर वाले की है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अलोंग द जी की जो बनेगी वो बनेगी कॉस थीटा के साथ, और जो परपेंडिकुलर होगा उसकी बनेगी साइन थीटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सिर्फ कॉस थीटा लिया हुआ है कंपोनेंट, ये बात करते हुए कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स कंबाइन टू गिव दिस। यहाँ पे इसने कॉस थीटा ले लिया। अब इसके बाद डी एल प्राइम जो है इसको आप लिख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ पे आ जाओ तब भी ये यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। इसका मतलब है कि जो ये जो चीज़ें हैं, ना कॉस थीटा चेंज होगा ना आर स्क्वायर चेंज होगा, तो सिर्फ इंटीग्रेशन आपकी डी एल पे अलग से हो जाएगी, विच इज़ 2 पाई आर। और cos थीटा ओवर आर स्क्वायर आ गया। cos थीटा को आप इन टर्म्स ऑफ जी एंड आर लिख सकते हो। cos थीटा जो है वो, ठीक है, ये आपका जो है जी ओवर आर बन जाएगा, या आर और जी जो है। तो इस तरीके से ये यहाँ वैल्यूज आप पुट कर लो तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि डायरेक्शन हमने फिगर आउट कर ली है कि वो अलोंग द जी एक्सिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पास लेते हैं
और इससे अभी आप ये जो मैंने एग्जांपल बताई इसमें कोई क्वेश्चन आप कर लो, यहाँ पे मैं पास करता हूँ। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब ये जो पूरा क्लोज लूप है आपका, ठीक है, इसके बजाय अगर ये हाफ लूप हो, ठीक है, करंट का हाफ लूप हो आपके पास, पूरा लूप नहीं है, हाफ सेमी सर्कल है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो आप लोग? सर ये जो नीचे वाला लूप है ये आप क्या कह रहे हैं कि ऑफ है सर, फिर वो चार्ज रिमूव कैसे करेगा, क्लोज लूप नहीं होगा तो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है कि अगर ये हाफ लूप है तो चार्ज मूव कैसे करेगा, और यही सवाल आपको ऊपर भी करना चाहिए था, वो जो छोटा सा मैंने पीस लिया था करंट का। ठीक है, तो बस आप इसमें इस तरह एज्यूम कर लो कि ये करंट तो इसकी नीचे बैटरीज के साथ लगी हुई है, ठीक है, तो बाकी जो पोर्शन है वो करंट का हमने इंसुलेट कर दिया, उसके ऊपर मोटी सी कोई चीज चढ़ा दी, और वो वायर्स जो हैं नीचे की तरफ जाके बैटरी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये जो है ये पीस, ये थोड़ा सा, ये इसको कहते हैं नंगी तार कह लो आप उसको, इसको प्रॉपरली आपने इस तरह इंसुलेट नहीं किया हुआ है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो हो जाए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जो है इतने हिस्से की हमें बस कैलकुलेट करनी, तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका इट डजंट मीन के बस हमने करंट इसमें फ्लो कैसे करेगी, काटना नहीं है इसको, इसका पूरा लूप है बैटरी के साथ, लेकिन इतना हिस्सा हमने जो है उसको ओपन किया हुआ है, एक्सपोज किया हुआ है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो अगर ये ठीक है सर। सेमी सर्कल हो तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जी एक्सिस होगी, ये क्वेश्चन है पहला। नो सर। नो, ठीक है, आंसर सही है कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि ये लॉन्ग, क्योंकि अब वो सिमेट्री नहीं रही। ठीक है, तमाम उसको कैंसिल कंपोनेंट्स करने के हॉरिजॉन्टल, बराबर। हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे कैंसिल नहीं होंगे। जी सर। ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि एक डायरेक्शन ये कोन वाली है, ठीक है, एक ये है जी के लॉन्ग, तो इसके दरमियान में कुछ होगी। ठीक है, इसके दरमियान में होगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके निकाली जा सकती है। तो चलो ये चीज़ समझ आ गई, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया। तो अब आगे एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, और वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। किस सेंस में? अप्लाइज टू द मैग्नेटिक फील्ड just as it does to electric fields. If you have a collection of source currents, the net field is the vector sum of the fields due to each of them taken separately. तो बहुत सारी करंट्स पड़ी हुई हैं, तो किसी पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप उनका वेक्टर सम जो है वो ऐड कर सकते हो। वेक्टर सम मीन्स इस तरीके से कि एक वायर को रख दिया, बाकी हटा दी, उसका इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया, फिर दूसरी रख दी, बाकी हटा दी, फिर तीसरी, इस तरीके से सबका ऐड कर सकते हो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे होल्ड करता है, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है। तो अब थोड़ा सा जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा सा इसकी गपशप लगाते हैं इन प्रॉब्लम्स की, बस यहीं पे फिर मैं एंड भी करूँगा। तो प्रॉब्लम है जी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। पहली कैटेगरी है जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, प्रॉब्लम 5.8, 5.9, 5.11। तो इसमें आप देख लो कि एक तो ये है स्क्वायर बना हुआ है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पॉइंट पे फाइंड करनी है। ये इसको खोल लेते हैं, और फिफ्थ चैप्टर जो है मेरे पास थर्ड एडिशन भी है, फोर्थ भी है, मैं ज़्यादा थर्ड को ही फॉलो कर रहा हूँ, फोर्थ भी आ गया, तो ग्रिफिथ को चस्का लग गया बस, तो फोर्थ एडिशन भी जो है उसने लिख दिया। पता नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो खैर चेंज नहीं होती, तो ज़्यादातर ये जब लिखते हैं प्रॉब्लम्स तो मतलब इसमें प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा डाल देते हैं, बस थोड़े से डिफरेंट कर दिया, थोड़ी सी कोई इलिस्ट्रेशन, कोई नई चीज़ डाल दी हल्की फुल्की। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसको कहाँ पे है ये अच्छा, प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी थी? सेंटर में।
ठीक है, सेंटर में फाइंड करनी है वो। तो आपने इस पॉइंट पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे आप लोग कुछ कमेंट करोगे कि अगर ये स्केयर वाला प्रॉब्लम आपको दिया जाता है और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कही जाती है फाइंड करनी, तो आप कैसे इसको प्रॉब्लम को शुरू करोगे, क्या आइडियाज है आपके पास स्केयर लूप वाला? तो एक एक सेट को लेंगे, एक एक कंपोनेंट को। बिल्कुल, शाबाश। ठीक है, तो एक एक सेगमेंट आपने लेना है और एक एक सेगमेंट का आपको आंसर पता है, हाँ वो तो पता थीटा है 1 थीटा 2 वाला जो आंसर था। ठीक है, जी। तो इसी तरीके से ये एस डिस्टेंस है, लेट से एस के बजाय अपने आर करना है, और एक एंगल ये होगा थीटा 1, दोनों एंगल सेम होंगे, बस ये आपने एंगल निकालना है। ठीक है, ये आर है, ये भी आर है, तो ये एंगल देख लो आप, जो है कि 45 बनेगा, कितना बनेगा, हाँ 45 लग रहा है मुझे। तो -45 से +45, थीटा 1 थीटा 2 आपका 40 -45 यानी π/4 और π/4 होगा। ठीक है, उसकी कंट्रीब्यूशन आप निकाल लो आर डिस्टेंस पे और उसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सॉल्व हो गया। देखो बाद प्रॉब्लम आपको ज़रूरत नहीं होगी सॉल्व करने की भी, आपने जहन में चीज़ को पकड़ लिया, समझ लिया, तो बस वो सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अब इसको देख लो, इसमें करंट देखो आप मूव कर रही है, इसने एरो बनाए हुए हैं। बाहर वाला जो सेमी ये सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल कहना चाहिए इसको, इसमें जो है वो क्लॉकवाइज है करंट की डायरेक्शन, और जो इनसाइड है यहाँ पे इसने बनाया हुआ नहीं है, लेकिन आप एरो से अंदाज़ा कर सकते हो वो है एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये जो दो सेगमेंट्स हैं, इसमें करंट जो है एक की ऊपर जा रही है और एक की इस तरफ जा रही है। इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। जो छोटा क्वार्टर सर्कल है उसका रेडियस ए है, और जो बड़ा क्वार्टर सर्कल है उसका रेडियस बी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इसको भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पे। ठीक है, ये जो हैं, पता चल रहा है आपको, ये वाले जो हैं सर जो ये क्वार्टर सर्कल। परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब सर ये वाला सेगमेंट जो नीचे वाला सेगमेंट है जो पी के बराबर आई है, और एक ऊपर जो पी के बराबर आई बन रहा है, ये दो सेगमेंट अगर हम स्ट्रेट वायर के केस में लेते थे तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहे हैं, इसलिए इनकी कंट्रीब्यूशन जो होगी वो 0 हो जाएगी। इन दोनों की एड अप टू नहीं 0 तो ये होगी या जी सर सेपरेटली एड अप 0? टू जी एड अप टू कह रहे हो कि दोनों की कैंसिल होगी या अलग अलग 0 होगी? सर चलो, मेरे ख्याल में तो अलग अलग ही 0 होगी। नहीं सर, इसका मैग्नेटिक फील्ड पी के ऊपर आ नहीं सकता सर इसका। अच्छा, क्यों नहीं आ सकता? सर क्योंकि वो दूसरे सर्कल में मूव कर रहा है इस स्ट्रेट अच्छा, वायर। एक आंसर जो है ना इन दो पोर्शन का 0 है, सही है। उसकी इंटरप्रिटेशन में आप देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है का फार्मूले में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड जो बायोट सर्वेट लॉ है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है। उसमें एक तो करंट है और एक और चीज़ क्या है, आर, छोटा आर। ठीक है, छोटा आर का डिस्टेंस क्या होता है कि डायरेक्शन होती है कि एलिमेंट, करंट का एलिमेंट से लेकर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब आप देखो कि वो जो छोटा आर है उसकी डायरेक्शन जो है वो भी करंट के अलोंग है। ठीक है, आई क्रॉस या डी आई क्रॉस आर होता है। चलो देख लेते हैं, अगर आप लोगों को भूल गया ये पीछे बायोट सर्वेट लॉ में, ये सरफेस करंट के लिए, और ये, ठीक है, करंट इनटू आर, करंट एलिमेंट इनटू आर। इस सिचुएशन में अगर करंट एलिमेंट और आर जो है दोनों पैरेलल हो जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, करंट इनटू, ठीक है, तो करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने कैलकुलेट करनी है और करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है उस फार्मूले बायोट सर्वेट लॉ की वजह से। तो ये इन दोनों की इस वजह से 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है, या ठीक है, या पैरेलल है या अपोजिट है स्मॉल आर के हिसाब से,
अब दो हिस्से रह गए आपके पास, क्वार्टर सर्कल ये छोटा वाला ए वाला, और क्वार्टर सर्कल जो है वो बी रेडियस वाला। इन दोनों की वजह से निकाल सकोगे आप लोग करंट? चलो, क्वार्टर सर्कल जो है, मैंने फुल सर्कल का आपको बताया, वो आपको जो है क्वार्टर सर्कल का वहां निकालना होगा, ठीक है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन छोटे क्वार्टर सर्कल की वजह से होगी, उसके ऑपोजिट होगी बड़े क्वार्टर सर्कल की वजह से। इन दोनों की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैंसिल होगी। अब क्वार्टर सर्कल की वजह से आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो ऊपर वाला जो हमने प्रॉब्लम किया उसमें पूरे सर्कल की निकाली थी, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट है। अब बी पार्ट में भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो, ये एक सेमी सर्कल बन रहा है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और इस पॉइंट से लेके राइट की तरफ एक इन्फिनाइट वायर है, यहाँ पे भी नीचे एक इन्फिनाइट वायर है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपके पास दो इन्फिनाइट वायर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। इनकी आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो पी पॉइंट पे। वही जो ऊपर हमने θ1 θ2 एक लाइन सेगमेंट लिया, उसमें θ1 जो है उसको ज़ीरो कर सकते हो, θ2 को इन्फिनिटी करके मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो। तो उसका एक पीस निकाल लिया, नीचे वाली करंट है उसका भी निकाल लिया, और फिर यहाँ पे, ठीक है, पूरे सर्कल के बजाय क्या है यहाँ पे आपके पास हाफ सेमी सर्कल है, उसकी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालनी है। तो समझ आ रही है आपको कि किस डायरेक्शन में हमने जाना है, इस प्रॉब्लम को अटैक किस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे नीचे आप देख लो, यह सॉलिनॉइड है, ठीक है। सॉलिनॉइड के पता नहीं, शायद हमने एफएससी बीएससी से जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसने कहा कि आप निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो इसने एक एंगल आपको ये दे दिया, जो सबसे नीचे वाला रिंग है उसका एंगल उसको θ1 कह दिया, जो सबसे ऊपर वाला रिंग है उसका एंगल इसने θ1 कह दिया। तो आप चाहो तो θ1 θ2 की टर्म में आंसर निकाल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसकी जो लेंथ है उसको कैपिटल एल कह देते हो, तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एल जो है वो आपका क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ज़्यादातर हम जो आंसर पढ़ते आए वो इसमें था, छोटे एन में, ठीक है। इस तरीके से जो भी है, इसके पीछे जो आइडिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो ये है कि आपने एक रिंग का तो आपको पता है कि जी एक्सिस पे आंसर क्या होगा। एक करंट रिंग की वजह से जी एक्सिस पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो आपको पता है। तो अब आपने बहुत सारे रिंग्स रखने हैं और उनकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये है। और वो एडिशन क्या है, वो असल में एडिशन जो है वो इंटीग्रेशन बन जाएगी। बजाय इसके करंट आई लेने के आप उसको जो है वो डी आई ले सकते हो, ठीक है। और डी आई जो है वो करंट जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी डी बी हो जाएगी, और उसको आपने इंटीग्रेट करना है अलोंग, ठीक है, अलोंग दिस एक्सिस लेंथ के। इसके अलोंग जो है कितनी कितनी करंट्स जो है पड़ी हुई हैं पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। तो बेसिकली इसका प्रॉब्लम का अटैक करने का यही तरीका है कि आपने बहुत सारे रिंग्स जो हैं वो ऐड करने हैं, सिंपल वर्ड में ऐड करने हैं ज़्यादा जो है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो रिंग्स बहुत करीब हैं, तो इसको आप करोगे इंटीग्रेट जो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉब्लम को अटैक करने की कोशिश करोगे। अच्छा, अब तो आगे चलते हैं। इसमें 5.10 है, इसमें फोर्सेस निकालनी है आपने, ठीक है। फोर्सेस निकालनी है, ये एक स्ट्रेट वायर है और एक लूप है, ठीक है। इनके दरमियान क्या फोर्सेस होंगी, और इसी तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पाथ है और एक स्ट्रेट करंट है, इसके दरमियान क्या होगी। इनमें से एक का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि ये जो स्क्वायर लूप है, इसमें ये जो करंट होगी
अच्छा, ये जो करंट होगी इसकी और इसकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 0 होगी। उसकी रीज़न ये है कि ये जो साइड वाली पीसीज हैं करंट के, इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर 0 होगी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी तो फोर्स भी 0 होगी। अब आपके पास रह गए ये दो पीसीज, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। साइड वालों की 0 हो गई, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसकी आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, तो उससे आप फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, छोटे पीस की आपको मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हमने ड्राइव की हुई है एग्जांपल में, तो उनकी आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, इस पीस की तो आप निकाल लोगे, ये जो पीस हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट होंगे आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप करके देखना ट्राई। इसके बाद नीचे वाला प्रॉब्लम है वो लास्ट प्रॉब्लम जो इस लेक्चर का है, उसमें वही चीज़ है जो मैंने शुरू में आपसे डिस्कस की थी कि आपके पास एक चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। एक और चार्ज डेंसिटी है, वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इनके दरमियान डिस्टेंस डी है। ठीक है, अब जब ये मूव करेगी ऊपर वाली तो ये करंट बन जाएगी, नीचे वाली भी करंट बन जाएगी, और इनके दरमियान सेम डायरेक्शन है करंट्स की, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। और फिर इनके दरमियान, जैसा कि आप लोगों ने बताया, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक रिपल्शन भी होगी। ठीक है, अब जब आप इसको इन जनरल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बड़ी होगी मैग्नेटिक फोर्स से, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से इंक्रीज करेगी, अगर आप इसको ज़रा तेज़ दौड़ाओगे। जब आप तेज़ दौड़ाओगे तो लैम्डा वी यानी करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। लैम्डा वी करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, लेकिन चार्ज तो उतना ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आप इसको कितना तेज़ दौड़ाएं, इन दोनों चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप कितना तेज़ दौड़ाएं कि इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, वो ओवरकम कर जाए, बराबर हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। तो आप इन दोनों वायर्स को कितना तेज़ दौड़ाओगे कि ये दोनों बराबर हो जाएं, और जो स्पीड निकल के आती है, क्या वो स्पीड जो है वो रीजनेबल स्पीड है कि नहीं। ठीक है, रीजनेबल स्पीड का क्या मतलब है कि आप उसे कंपेयर करोगे स्पीड ऑफ लाइट के साथ। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करोगे, रिलेटिविटी का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को कि वो स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ना नहीं चाहिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्पीड निकलेगी वो स्पीड ऑफ लाइट निकलेगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक एग्जांपल है जिसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो यूनिफाई कर रही हैं व्हेन यू मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इनको, तो जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब आप पहुंचते हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इनकी आपस में यूनिफिकेशन होती है, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ की हो जाती हैं। आगे चल के ये चीज़, ये आइडिया है किस तरीके से मैक्सवेल इक्वेशंस जब बनी और उसमें स्पीड और फिर आगे रिलेटिविटी का जो आइडिया है, उसकी एक छोटी सी झलक मुझे लगती है यहाँ पे। अगरचे कि यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मुझे उस लिहाज से ये बहुत मज़े का प्रॉब्लम लगता है। ठीक है, तो मैंने आंसर काइंड ऑफ आपको बता दिया, इसका आंसर स्पीड ऑफ लाइट के निकलेगा, वो आप देखोगे किस तरीके से। तो अब आप लोग क्वेश्चन है, कर लो आप लोग। सर हम इनको ट्राई करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। हाँ ठीक है, इसको ट्राई करना, फिर आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पहले से बताना आप लोग। तो मेरा ख्याल यहाँ स्टॉप करता हूँ, मैं कुछ और बात भी करना चाह रहा था लेकिन वो नेक्स्ट में। चलो सही है, फिर आप लोग अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ चलो सही है, अल्लाह हाफिज।